क्या बांग्लादेश की सत्ता उस पार्टी के हाथ में जाएगी जो पाकिस्तान सपोर्टर है, जिस पर 1971 की जंग में गद्दारी का दाग है, जिसे पिछले दशक में बैन कर दिया गया था, जिसकी लीडरशिप को युद्ध अपराधों के लिए फांसी दे दी गई थी? जमात इस्लामी सेंटर स्टेज पर वापस कैसे आ गई है, आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Wari Solar and Sensodent K. वारी रेडियंस सोलर किट रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। Sensodent toothpaste for sensitive teeth. आज़ादी के बाद से अब तक बांग्लादेश में सत्ता पर दो परिवारों की पकड़ रही है। सत्ता उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही है। एक पूर्व प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान का परिवार और दूसरा पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान का परिवार। इस बार फरवरी 2026 के चुनाव में जियाउर रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP प्रबल दावेदार बताई जा रही है, लेकिन इस लड़ाई में जमाते इस्लामी BNP से ज़्यादा पीछे नहीं है। अमेरिका की एक संस्था है इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक सर्वे किया है जिसमें 33% लोगों ने कहा है कि वो BNP को वोट देंगे, वहीं 29% लोगों का कहना है कि वो जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं। ये फ़र्क बहुत कम है। इसी सर्वे में 53% लोग जमात को पसंद कर रहे हैं, जबकि BNP को सिर्फ 51%। सुनते ही सवाल उठता है कि ये जमात इस्लामी आखिर किस मिट्टी की बनी है। इन पर 1971 की जंग में गद्दारी का दाग है। उस वक्त इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था। शेख हसीना के राज में इन पर शिकंजा कसा गया। बड़े नेताओं को 40 बरस पुराने जुर्म में फांसी दी गई। पार्टी पर बैन लगा। इसके बावजूद बांग्लादेश में इनकी जोर आजमाइश के लिए उर्वर ज़मीन कैसे तैयार हो रही है? विचारधारा और उसके प्रचार प्रसार में ऐसा क्या खास है? समझने के लिए हमें इसके DNA को देखना होगा। इस पार्टी की विचारधारा बांग्लादेश तो क्या, पाकिस्तान बनने से भी पहले तैयार हो चुकी थी। आपकी स्क्रीन पर दो चेहरे दिख रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और अबुल आला मौदूदी। आज़ादी से पहले की बात है। भारत में मुसलमानों की क्या भूमिका होगी, उनका मुस्तकबिल कौन तय करेगा, ये सब सवाल थे। इनके मुख्तलिफ जवाब थे। जवाबदेही का जिम्मा उठाने वालों में से एक थे जिन्ना, जो मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की मांग कर रहे थे, लेकिन इनसे इतर और भी कुछ रहनुमा थे। मौदूदी ने उस वक्त एक अलग विचार का प्रचार किया, हकीमिया, मन संप्रभुता की चाबी अल्लाह के पास है, इंसानों के पास नहीं। नेशन स्टेट का कोई तुक नहीं है। राष्ट्रवाद पश्चिम की बीमारी है जो मुसलमानों को बांट देगी। पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक झंडे के नीचे होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। मौदूदी लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के भी खिलाफ थे। उनका विचार था कि विभाजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मुस्लिम लीग से भी उनकी खटपट हो गई। इन्हीं ख्यालों की बुनियाद पर मौदूदी ने 1941 में एक संगठन बनाया, जमात इस्लामी। संगठन बनने के बाद महज 6 बरस बीते थे कि भारत का बंटवारा हो गया। मौदूदी पाकिस्तान चले गए। वहाँ बनी जमात इस्लामी पाकिस्तान और भारत में बनी जमात इस्लामी हिंद। समय के साथ दोनों देशों में परिस्थितियाँ बदलीं, संगठनों का मकसद बदला, काम करने के तरीके में भी तब्दीली आई। कई वैचारिक मतभेद भी हुए। जो मौदूदी पहले लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को गलत मानते थे, उन्हीं की जमात चुनावों में हिस्सा लेने लगी। यानी जिस देश की स्थापना के वो खिलाफ थे, उसकी ही पॉलिटिक्स में कूद गए। ऐसा ही हुआ बांग्लादेश में भी। जमात नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान का बंटवारा हो। वो इसे इस्लाम के लिए एक दंश मानते थे और मुसलमानों के बीच फूट के रूप में देखते थे। क्यों? क्योंकि जमात के लिए समाज धर्म के नाम पर जुड़ा हुआ था। उनकी पॉलिटिक्स में जातीयता यानी एथनिसिटी के लिए कोई जगह नहीं थी। यही वजह है कि इनकी बंगाली पहचान से कभी नहीं बनी। उन्हें लगता था कि बंगाली संस्कृति इस्लामी एकता को चोट पहुंचा रही है। इन सब का असर दिखा साल 1971 में। मौदूदी के समर्थक पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों जगह मौजूद थे। आज़ादी की लड़ाई में जमात ने पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के साथ खुद को जोड़ लिया। उन्होंने बांग्लादेश की स्थापना के खिलाफ कैंपेन किया। उनके लिए ये इस्लाम के लिए की गई एक लड़ाई थी। पाक सैनिकों और क्रांतिकारियों के बीच 9 महीने तक जंग चली। बांग्लादेश कहता है कि इस लड़ाई में 30 लाख लोगों की जान गई, 2 लाख औरतों के साथ बलात्कार हुए और 10 लाख से ज़्यादा लोग देश छोड़कर चले गए। दिसंबर 1971 को बांग्लादेश नया मुल्क बन गया। शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति बने। कहा कि देश और धर्म अलग अलग रहेंगे। उन्होंने जमात इस्लामी पर बैन लगा दिया। फिर साल आया 1975।
ढाका के एक घर में जनसंहार हुआ। शेख मुजीब और उनके परिवार की हत्या कर दी गई। इसके बाद सैन्य शासन शुरू हुआ। मिलिट्री सरकार ने जमात इस्लामी पर लगा बैन हटा दिया। क्यों? क्योंकि जियाउर रहमान और उनके बाद आए हुसैन मोहम्मद इरशाद को अवामी लीग की लोकप्रियता को टक्कर देनी थी। उनकी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के बरक्स इस्लाम को पेश करना था। बाद में जमात ने राजनीति में पैर पसारे। 1991 के चुनाव में उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के साथ हाथ मिलाया। बीएनपी ने चुनाव जीता। खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। 1996 में उनकी सरकार गिर गई। 2001 में फिर से वापसी हुई। उस वक्त भी जमात बीएनपी के साथ रही। 2006 के बाद अगला चुनाव 2008 में हुआ। सभी पार्टियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया। जमात ने भी पर्चा भरा। चुनाव में 3 सीटें भी मिली, हालांकि बहुमत अवामी लीग को मिली थी। 2009 में शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने वॉर क्राइम के दोषी जमात के नेताओं को जेल में डालने का वादा किया। जमात उनके खिलाफ थी। जमात देश का इस्लामीकरण करना चाहती थी और देश में इसके लिए माहौल भी बना रही थी। शेख हसीना इस बात को भांप गई थी। उन्होंने शिकंजा कसने के लिए वॉर क्राइम्स के पुराने केस खोल दिए। जमात के कई बड़े नेताओं को मौत की सजा दे दी गई। पाकिस्तान, कतर और तुर्की समेत कई देशों ने इसकी निंदा की, कहा कि यह गलत है, इससे माहौल बिगड़ जाएगा, मगर बांग्लादेश सरकार नहीं मानी। इसी दौरान जमात के कई लीडर्स भागकर पाकिस्तान भी चले गए। फिर आया साल 2013। इस बरस कोर्ट ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया। पार्टी के प्रतीकों का उपयोग करने पर भी रोक लगा दी। राजनीति में हिस्सा लेने पर रोक नहीं लगाई गई थी, लेकिन जमात एक दल के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकती थी। जमात तब से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही थी। जनवरी 2024 में चुनाव से पहले भी जोर आजमाइश हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमात की याचिका खारिज कर दी थी। फिर जुलाई 2024 में वो मौका आया जिसका जमात बरसों से इंतजार कर रही थी। कहा जाता है कि प्रदर्शन की शुरुआत तो छात्रों ने की थी, लेकिन उसे तथाकथित आंदोलन बनाने के लिए जिस मसल पावर की ज़रूरत थी वो जमात ने दी। इनकी स्टूडेंट विंग छात्र शिविर का प्रदर्शनों में बड़ा रोल था। इनके पास नेटवर्क था, तजुर्बा था। आखिरकार 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। हसीना ने जाते जाते एक आखिरी दांव खेला था। 1 अगस्त 2024 को उन्होंने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जमात पर बैन लगा दिया। 4 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई। नई अंतरिम सरकार आई तो उसने आते ही वो बैन हटा दिया। तर्क दिया गया, हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, इसलिए किसी पार्टी को बाहर नहीं रख सकते। इधर इस वक्त जमात अब छवि सुधारने की भी कोशिश कर रही है। वो नेता जिन पर 1971 के कत्लेआम के आरोप थे वो रास्ते से हट चुके हैं। अब कमान नई पीढ़ी के हाथ में आ गई है। जमात के चेयरमैन डॉक्टर शफीकुर रहमान ने माफ़ी भी मांगी है। उन्होंने 1971 के कत्लेआम को गुनाह नहीं माना, बस उसे एक राजनीतिक गलती बता दी है। शफीकुर रहमान अब बराबरी का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी पहली पहचान इंसानियत है। इस देश में पैदा होने वाला हर शख्स बांग्लादेशी है और संविधान सबको बराबर का हक देता है। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि ये मेजॉरिटी और मिनॉरिटी वाला थप्पा हटा देना चाहिए। जमात ने कृष्णा नंदी नाम के एक हिंदू नेता को चुनाव में टिकट भी दिया है। तो क्या ये सिर्फ दिखावा है और सियासी चाल है, या चुनावी मजबूरियों ने उन्हें नरम होने पर मजबूर कर दिया है? जो भी हो, लेकिन ज़मीन पर उसके फ़ायदे उनको मिल रहे हैं। पिछले 1 बरस में जमात का छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर दोबारा विश्वविद्यालयों में सक्रिय हुआ है। इसने ढाका यूनिवर्सिटी, जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी और चिटागोंग यूनिवर्सिटी जैसे बड़े विश्वविद्यालयों के छात्र संघ चुनावों में स्पष्ट जीत हासिल की है। मई 2025 में जमात ने यूनुस सरकार पर दबाव बनाया कि हसीना की पार्टी अवामी लीग की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। स्टूडेंट लीडर्स ने भी यही मांग की थी। यूनुस ने अवामी लीग को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि राह में रोड़ा भी अटक गया है। जिन छात्रों ने क्रांति की थी अब वही जमात से बिदक गए हैं। छात्रों की नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के नेता नाहिद इस्लाम ने जमात से दूरी बना ली है। तो क्या वो समझ गए हैं कि क्रांति की मलाई अब जमात खाना चाहती है? जमात ने पिछले 1 बरस में अपनी आगामी राजनीति के लिए कैसी ज़मीन तैयार की है? क्या वो फरवरी 2026 के चुनाव में जीत सकती है? सवालों के जवाब से पहले एक खबर और सुनिए जो चुनावी माहौल को और भी गर्म कर सकती है। उस्मान हादी के भाई शरीफ ओमर हादी ने यूनुस सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ओमर ने कहा है कि सरकार के भीतर बैठे कुछ ताकतवर लोग ही उनके भाई की हत्या के पीछे हैं। आरोप था कि यह हत्या आगामी राष्ट्रीय चुनाव को पटरी से उतारने के मकसद से कराई गई। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हत्यारों पर तुरंत कार्रवाई हो ताकि चुनावी माहौल और ज़्यादा जहरीला न हो। इससे भी बड़ा सवाल जो है ये है कि क्या फरवरी 2026 में इलेक्शन होंगे और वैसे ही नॉर्मल कंडीशंस में होंगे, क्योंकि यह 1.5 महीने में हर एक दिन कुछ ना कुछ कायापलट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक जमात इस्लामी का सवाल है, जमात इस्लामी का नेटवर्क जो है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी डिटेल्ड है। यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आता है कि आपको बीएनपी जो
काफ़ी बड़ी पार्टी है वहाँ पे, अवामी लीग के बाद और उसके टक्कर की मानी जाती है, उसका भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और नेटवर्क इतना डीप नहीं है जितना कि जमात इस्लामी का है। अब आप देखिए, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे कराई थी। उस सर्वे में ये निकला कि 29% जो है वो जमात इस्लामी को फेवर करते हैं या वोट दे सकते हैं। उसमें बीएनपी को वोट देने वाले जो निकले थे वो 33% थे। मार्जिन काफ़ी कम है। इसमें अहम ये भी हो जाता है कि एक काफ़ी बड़ी जो है ग्रुप वो अभी भी अनडिसाइडेड है। अगर वो अनडिसाइडेड लोग के काफ़ी जमात इस्लामी की तरफ रुख कर लेते हैं तब कुछ का कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ शेख हसीना की अवामी लीग पर बैन लगा हुआ है, पार्टी चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती, लेकिन उसका संगठन आज भी मजबूत है। क्या ऐसा मुमकिन है कि उसके उम्मीदवार इस चुनाव में निर्दलीय उतर जाएं? पाकिस्तान में 2024 के संसदीय चुनाव में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ऐसा ही किया था। पीटीआई को चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया गया तो उसने अपने उम्मीदवार निर्दलीय उतारे थे। सबसे ज़्यादा सीटें भी इमरान समर्थक उम्मीदवारों के हिस्से आई थीं। हालांकि बाकी पार्टियों ने इमरान के खिलाफ शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN से हाथ मिला लिया और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। सवाल है कि क्या शेख हसीना की गैर मौजूदगी में अवामी लीग और उससे जुड़े लोग इस चुनाव में कोई एंटी क्लाइमैक्स ला सकते हैं? को डिनाई नहीं किया जा सकता कि अवामी लीग का एक बहुत स्ट्रांग बेस बांग्लादेश में है, और जो अवामी लीग की आइडियोलॉजी है, ख़ास तौर से डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म और इंडिपेंडेंस का जो क्रेडिट है उनके साथ में, उसको लेकर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैं समझता हूँ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दबाने के लिए ये इतनी सारी हिंसा और जो रेडिकल फोर्सेस वहाँ पे उभर कर आए हैं, जमात इस्लामी और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट लोग आए हैं, उनका ये प्रयास रहेगा कि अवामी लीग के लोग आगे नहीं बढ़े। अवामी लीग एक और स्ट्रेटेजी भी इस्तेमाल कर सकती है। एक तो जैसा आप कह रही हैं कि इंडिपेंडेंट लोगों को लड़ाए और वो जीत कर संसद में पहुंचे वहाँ पर। दूसरा ये कि ऐसी पार्टियां जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है उनको भी मदद कर सकती है, और हो सकता है कि कहीं न कहीं पर बीएनपी और अवामी लीग में भी ये एक बात पे एग्रीमेंट हो जाना चाहिए कि इस्लामिस्ट और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ को बढ़ावा नहीं मिले, जमात इस्लामी जैसी पार्टीज़ को बढ़ावा नहीं मिले। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात तब आएगी अवामी लीग की, क्या यूनूस गवर्नमेंट इसको अलाउ करेगी? क्योंकि देखिए, अभी तक जितनी फीलिंग ये आ रही है, देखने में आ रहा है ये है कि इन अ वे जमात और एनसीपी को एक टैसिट सपोर्ट है यूनूस एडमिनिस्ट्रेशन का। अब उसमें वो शायद ना चाहे कि एक जो बना बनाया खेल है वो विद इंडिपेंडेंट अवामी लीग कैंडिडेट्स वो खेल खराब हो जाए। सवाल यह भी है कि मौजूदा हालात में भारत के लिए क्या सुगम रहेगा। इस वक्त बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं के पीछे जमात का हाथ बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं। क्या ऐसा है? अगर हाँ, तो किस पार्टी का सत्ता में आना भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है? जानकारों से समझते हैं। हमारे हिसाब से ऐसे फोर्सेस आने चाहिए जो डेमोक्रेसी में यकीन करें और बहुत हद तक सेक्युलर भी हो, और उस हिसाब से सबसे नज़दीक अभी जो पार्टी लगती है वो बीएनपी है, जातीय पार्टी है। कुछ स्टूडेंट्स विंग के लोग भी ऐसे हैं जो हसीना को नहीं चाहते लेकिन सेक्युलर हैं और ये चाहते हैं कि वहाँ एक्सट्रीमिज्म नहीं बढ़े। इसीलिए स्टूडेंट्स विंग की जो पार्टीज बनी है नई, उन्होंने अवामी इसको मुस्लिम जमात इस्लामी को ज्वाइन नहीं किया है, और यहाँ तक कि हादी भी अपना एक इनकलाब मंच अलग से बना रहे थे। हालांकि वो हसीना और बीएनपी के खिलाफ थे लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को नहीं जुड़ना चाहते हैं। तो भारत की कूटनीति में ये होना चाहिए कि ऐसी फोर्सेस को, ऐसी शक्तियों को इकट्ठा करे जिसमें अवामी लीग के लोग भी शामिल हो, लेकिन ऐसे लोग हों जो सेक्युलर हो और डेमोक्रेसी में बिलीव करते हो, जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो। उम्मीद है बांग्लादेश की जनता अपने और अपने देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला करेगी। बांग्लादेश से जुड़ी सारी अपडेट्स पर हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। एप्स्टीन फाइल्स की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हर कुछ महीनों में इसमें एक नया चैप्टर जुड़ जाता है और इस बार फिर से नाम आया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का।
23 दिसंबर को जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़े करीब 11,000 दस्तावेजों का नया ज़ख़ीरा पब्लिक किया। इन फाइल्स में एप्स्टीन के रिश्तों, उसकी पहुंच और उसके करीबी लोगों के बारे में कई नए खुलासे हैं। इनमें ट्रंप का नाम भी पहले से कहीं ज़्यादा बार सामने आया है। ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती कोई नई बात नहीं थी, दोनों सालों तक एक दूसरे को जानते थे। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि बाद में उनसे दूरी उन्होंने बना ली थी क्योंकि एप्स्टीन क्रीप था, ऐसा ट्रंप का कहना है। नई फाइल्स यही दिखाती हैं कि दोनों की दोस्ती कितनी गहरी थी। दस्तावेजों के मुताबिक ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से कई बार यात्रा की थी, जितनी बताई गई थी उससे ज़्यादा बार। इनमें एक फ़्लाइट ऐसी भी बताई गई है जिसमें एप्स्टीन, ट्रंप और एक 20 साल की लड़की मौजूद थी, जिसका नाम फाइल में छुपा दिया गया है। 2020 में न्यूयॉर्क के एक फेडरल अभियोजक ने ईमेल में लिखा था कि ट्रंप ने एप्स्टीन के विमान से कम 1993 से 1996 के बीच 8 बार सफ़र किया। यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है। जारी फाइल्स में एक रेप के आरोप का भी दावा दर्ज है। एक लिमोजीन ड्राइवर ने कहा है कि उसने 1995 में ट्रंप को किसी लड़की को अब्यूज़ करने की बात करते हुए सुना था और बातचीत में जेफरी नाम भी लिया गया था। जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस पर सफाई भी दी है। विभाग का कहना है कि कुछ दस्तावेजों में ऐसे आरोप भी शामिल हैं जो झूठे और सनसनीखेज हैं। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो बाद में ही पता चलेगा। अगली सुर्खी, ब्रिटेन, ऑक्सफोर्ड और दुनिया की सबसे मशहूर डिबेट सोसाइटी में से एक ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी, यहीं हाल ही में एक बहस हुई जिसने भारत पाकिस्तान की बहस को फिर से ग्लोबल मंच पर ला दिया। डिबेट का टाइटल था इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान इज अ पॉपुलिस्ट स्ट्रैटेजी सोल्ड एज अ सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी भारत की पाकिस्तान नीति सुरक्षा है या सिर्फ राजनीति। भारतीय पक्ष से बहस में उतरे मुंबई के छात्र विरांश भानुशाली और पाकिस्तान से थे मूसा हर्राज। बहस की शुरुआत होते ही माहौल गर्म हो गया। विरांश ने सीधे मुंबई के 26/11 हमले की बात की। बोले, हमने ये बात बहुत कड़वे तरीके से सीखी है कि जिस देश में शर्म नहीं होती उसे आप शर्मिंदा नहीं कर सकते। इस पर मूसा हर्राज ने पलटकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, भारत में जब भी कोई समस्या होती है हर बार पाकिस्तान को दोष दे दिया जाता है। भारत की सरकार पाकिस्तान का डर दिखाकर लोगों का समर्थन लेना चाहती है, ऐसा उनका कहना है। ये सुरक्षा है या राजनीति? इस पर विरांश ने जवाब दिया, मैं मुंबई से हूँ, मैंने 26/11 को अपनी आंखों से देखा है। उस रात मेरी मौसी उसी स्टेशन से गुजरी थी जहाँ आतंकियों ने हमला किया। वो बच गई लेकिन 166 लोग नहीं बच पाए। क्या आप इसे राजनीति कहेंगे? मूसा ने फिर सवाल किया, हर देश में हिंसा होती है, क्या हर बार सख्त नीति अपनाना ज़रूरी है? क्या ये जनता को खुश करने का तरीका नहीं है? विरांश ने एक बेहद सरल उदाहरण दिया, अगर आपके घर के आसपास लगातार चोरियां हो रही हों तो क्या आप दरवाजे पर ताला नहीं लगाएंगे? क्या ताला लगाना दिखावा है या सुरक्षा? भारत की नीति भी बिल्कुल वैसी ही है। विरांश बोले, मुझे ये डिबेट जीतने के लिए भाषण नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक कैलेंडर चाहिए। 1993 मुंबई धमाके, उस वक्त कौन सा चुनाव था? 2008 26/11 तब कौन सा चुनाव था? पठानकोट, उरी, पुलवामा, क्या ये सब सिर्फ वोट के लिए हुए? नहीं, ये हमले इसलिए हुए क्योंकि आतंकवाद बार बार भारत पर थोपा गया। भारत युद्ध नहीं चाहता, हम शांत पड़ोसी बनकर रहना चाहते हैं, लेकिन जब तक आतंकवाद को पॉलिसी की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठ सकते। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।